उन्होंने काफ़ी कन्वर्ट करने की, हमारे लोगों को प्रेशराइज़ किया। उन्होंने कहा कि आपको ठेके नहीं देंगे, आपको जो सड़क पुल पुलिया का यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वो बंद कर देंगे, आपको बहुत सी सहूलत जो है वो राशन की है, गैस की है वो। तो वो उन लोगों ने बहुत डरा धमकाया, और ख़ास करके बीजेपी का भी उन्होंने खौफ दिलाया कि अगर आप जो है थोड़ा सा वोट उनको देंगे MIM को तो ये बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीती आपके गोपालगंज में, तो यहाँ पर ये प्रेस्टीज इशू बन गया था बिहार सरकार का कि हर हालत में इस इलेक्शन को हमको जीतना है। तो उन्होंने पानी की तरह पैसे बहाए, करोड़ रुपया खर्च किए। कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर वोट दिया जाएगा तो वो भी जीत जाएगी, तो कौन लोग जो है हमारी बात है तो गठबंधन के लोग थे। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत इस वक्त कम हो गया है, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी रहो, चाहे JDU है, चाहे राजद हो या कांग्रेस है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने नोटा को वोट दिया है। हम भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हम भी नहीं चाहते कि बीजेपी का शासन आए वापस। पप्पू यादव जी को सुन रहा था, वो उन्होंने कहा कि करीब 30% जो है यादवों ने वोट नहीं दिया है गठबंधन को। फिर हम नया बहस बनाएंगे, फिर नया कोई गठबंधन तैयार करेंगे। तो आप कह सकते हैं चारों पार्टियों ने 32 साल तक बिहार को हुकूमत किया, लेकिन बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। 30G की पार्टी JDU को एक रिकॉर्ड हुआ है गुजरात के अंदर कि उनको एक कैंडिडेट को सिर्फ 30 वोट मिले। 77,000 टीचरों का फोल्डर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये सारी बहालियां घपले से हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कुढ़नी उपचुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट भी आ गया, और उसके बाद आपने देखा ही कि जनता किसे कितना चाहती है वो वोट के माध्यम से पता चल गया। आज हमारे साथ MIM के प्रदेश सचिव आफ्ताब जी जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोगों का जितना वोट वहाँ पे था उसके अनुसार जितना वोट आया है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, वोट तो हमारा था वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम गए थे वहाँ इलेक्शन प्रचार के लिए तो हमें अंदाज़ा था कि हमारा वोट है वहाँ पर, लेकिन जैसे 10,000 अंदाज़ा था कि उस रेंज में था। लेकिन ये कि जब हम लोग गए तो ये पहले से भी अंदाज़ा था कि ये बड़ा हाई स्टेक इलेक्शंस है। अच्छा। और हाई वोल्टेज इलेक्शन भी इसको आप कह सकते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार के सारे लोग लगे हुए थे और एक तो बिहार सरकार एक तरफ। तो असल में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में वो इलेक्शन था। तो उस लिहाज से हम तो एक नए खिलाड़ी थे, फर्स्ट टाइम हम इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उस लिहाज से अगर कमी बेशी हुई है तो हम उसको आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्शन चूँकि बड़ा कम्पिटिटिव था और इस कंपटीशन की वजह से पोलराइजेशन बहुत हुआ। तो अगर वोटर्स बड़े पोलराइज हो जाएं दो कैंपों में तो होता यह है कि अमूमन छोटी पार्टियों को जगह स्पेस कम मिलता है। तो उसकी वजह ये रही। नहीं तो अदरवाइज ये नहीं कि हमारा कोई वो वहाँ पर आधार क्षेत्र नहीं था। हाँ, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का कहना था कि आप लोगों को पता था कि भले ही हमारी जीत ना हो, लेकिन हम लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि वहाँ पे एक जमीन तैयार होगा हमारी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं इस बार दिखा। नहीं हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार हम सीमांचल से बाहर जाकर हमने इलेक्शन लड़ा। आप जानती हैं कि MIM पहले सीमांचल में इलेक्शन लड़ती रही है और वहाँ से हमारे MLA जीतते रहे हैं। तो पहली बार सीमांचल से बाहर जाकर हमने इलेक्शन लड़ा है बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के मशवरे पर। उन्होंने कहा कि अब बिहार में आप सीमांचल से बाहर जाकर इलेक्शन लड़े। तो अब पिछले दिनों हमने गोपालगंज का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद ये दूसरा इलेक्शन था, कुढ़नी का इलेक्शन था। तो ये पहली बार, हमारा संगठन भी उतना मजबूत वहाँ पर नहीं था, तो पहली बार इलेक्शन भी लड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तो थीं। लेकिन यह है कि जब हम वहाँ गए तो आप गोपालगंज में भी हमारे करीब 12,000 वोट हमें आए और कुढ़नी में भी वोट हमारे ज़्यादा थे। लेकिन कुढ़नी का इलेक्शन गोपालगंज की वजह से कुछ ज़्यादा ही प्रतिस्पर्धा का विषय बन गया। इसलिए कि वहाँ पर जब वो हार गए इलेक्शन और बीजेपी जीती आपके गोपालगंज में, तो यहाँ पर ये प्रेस्टीज इशू बन गया था बिहार सरकार का कि हर हालत में इस इलेक्शन को हमको जीतना है। तो उन्होंने पानी की तरह पैसे बहाए, करोड़ रुपया खर्च किए। आप जाके कुढ़नी के अंदर आप गई होंगी और ये आपके पार्टी चैनल के लोग गए होंगे तो देखा होगा, इतना पैसा शायद किसी ये एक उपचुनाव में कभी खर्च नहीं हुआ है जितना पैसा इन्होंने कहा है। और ख़ास करके आखिरी 2 दिनों में इन्होंने गांव-गांव जाकर पैसे बांटे हैं और वो पंच सरपंचों के ज़रिए, मुखिया के ज़रिए, प्रमुख के ज़रिए हर लेवल पर पैसे बांटे हैं और वोट को ख़रीदने की कोशिश की है। तो ये था बड़ा कम्पिटिटिव इलेक्शन, नो डाउट। आपका क्या कहने का मतलब है कि जनता पैसे के माध्यम से बिक गई, अपना वोट पैसों में दे दी? नहीं, कोशिश तो की है, कोशिश तो करते हैं। ये कि जो है से हमारे बेचारे भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत से लोग डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन उनको उनके दलालों के ज़रिए पैसे का व्यवस्था किया जाता है। सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की? दोनों ने पैसे बहुत खर्च किए हैं। अच्छा। कहानी कि जैसे दोनों का बड़ा हाईएस्ट स्टेक्स था इस इलेक्शन के अंदर और उनको जीतना और हारना उनके एक प्रेस्टीज का इशू बन गया था। तो इसलिए उन्होंने सारी शक्ति लगाई। अब देखा, चीफ मिनिस्टर खुद गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बार गए,
फिर आपके केंद्र सरकार के सारे मंत्री, उनके जो है जितने जो मिनिस्टर्स हैं और दूसरे जो लोग हैं, बल्कि कुढ़नी इलेक्शंस का आपने पिछले दिनों देखा कि मोदी जी ने उसका तस्करा भी किया। एक कुढ़नी का एक बड़ा एक छोटा सा इलेक्शन था, उतना नहीं था कि, लेकिन मोदी जी ने अपने इलेक्शन में कहा कि कुढ़नी के अंदर जो है से हमने एक तब्दीली की हवा बहाई है। मतलब हाँ जेडीयू और हाँ बीजेपी के सामने सामने की टक्कर थी। हाँ, तो इसलिए इलेक्शन तो था बड़ा कम्पिटिटिव, इसमें कोई शक नहीं। हम थोड़ा सा एमआईएम की बात कर लेते हैं। गोपालगंज में जिस तरह से जनता का थोड़ा सा प्रेम आप लोगों के प्रति दिखा भी, 10-12 हज़ार वोट भी आप लोगों को मिले, लेकिन कुर्नी में तो एकदम जनता समझिए कि उसे नकार रही है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, नकार नहीं रही है। मैंने कहा नहीं कि जब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाए किसी इलेक्शंस में, काफ़ी पोलराइज जब इलेक्शन हो जाता है, तो वोटर्स अमूमन दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। तो दो हिस्सों में जब बटा तो छोटी पार्टियों को उसमें थोड़ा पोजीशन आता है, इसलिए छोटी पार्टियां, हमने बहुत कम पैसे खर्च करके इलेक्शन लड़े, हम उतना जो है वो प्रचार प्रसार में वो हर जगह पहुंच नहीं पाए। तो ये रहा, छोटी पार्टियों को ये दिक्कत होती है। तो क्यों प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए? क्या टाइम आपको कम मिला? एक तो टाइम भी कम था, और दूसरी चीज़ें वसाइल जो आपके ज़राए हैं, जो आपकी जो मीन्स हैं, जो जिसके ज़रिए आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपको गाड़ियाँ चाहिए, आपको इलेक्शंस के लिए वॉलंटियर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, हर जगह पैसे तो ज़रूरत पड़ते हैं, बगैर पैसे के तो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। तो हमारा जो आर्थिक हैसियत से भी हम कमज़ोर थे, और वो हमसे समझिए कि 100 क्या 1000 गुना ज़्यादा थे हमसे। तो इसलिए उन्होंने वोट को पोलराइज किया, लेकिन हमारा समर्थन था। 2 दिन पहले तक हम लोग कह रहे थे कि कम से कम हम लोग 10 के लेवल में हम जाएंगे, 10,000 के लेवल में जाएंगे, इतना उम्मीद थी। लेकिन यह है कि रात में और एक दिन पहले उन्होंने काफ़ी कन्वर्ट करने की, हमारे लोगों को प्रेशराइज़ किया। उन्होंने कहा कि आपको ठेके नहीं देंगे, आपको जो सड़क पुल पुलिया का यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वो बंद कर देंगे, आपको बहुत सी सहूलत जो है वो राशन की है, क्या इसकी है वो। तो वो उन लोगों ने बहुत डरा धमकाया, और ख़ास करके बीजेपी का भी उन्होंने खौफ दिलाया कि अगर आप जो है थोड़ा सा वोट उनको देंगे एमआईएम को, तो ये बीजेपी जीत जाएगी। तो वो भी खौफ था उन लोगों के दिलों में, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के इलाकों में। तो ये सारी चीज़ें हर पे उन्होंने इस्तेमाल किया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर वोट दिया जाएगा तो वो भी जीत जाएगी, तो ये कौन लोग जो हैं तो धमका रहे थे आपको? हमारी बात है, जो गठबंधन के लोग थे, गठबंधन के लोग ही कह रहे थे। इसलिए कि गठबंधन को ये शुरू में जो पोजीशन थी वो काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा था। उनके अपने वोट बैंक, जिनको जो समझ रहे थे कि वो वोट हमको आएंगे, वो वोट जैसे सहनी वोट है, तो सहनी का वोट जो है कम्युनिटीज़ का वोट, वो छिटक रहा था उनसे। पहले तो अनिल सहनी उनके कैंडिडेट थे, पिछले इलेक्शन में जीते भी थे, लेकिन इस बार जो है वो उनका वोट छिटक रहा था। तो नाराज थे। हाँ, तो नाराज़गी की वजह से और भी सहनी कैंडिडेट कई थे, तो उनमें जब वोट बट रहा था, तो उनका अपना वोट जब वहाँ से कम हो रहा था, तो उनको ये था कि कम से कम दूसरी तरफ हम उसको जो कंपनसेट करें वोट्स को, तो उसमें उनकी कमी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इस इलेक्शंस में हुई है, नोटा को एक अच्छा खासा वोट मिला है, आपको मालूम है। तो उसकी वजह लोग पूछते हैं कि नोटा को इतना वोट क्यों मिला, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये जो है एक तरह से नो कॉन्फिडेंस है केंद्र सरकार के ऊपर भी और बिहार सरकार के ऊपर भी मतदाताओं का। मतदाताओं ने ये समझ देखा है कि बिहार में ये पार्टियां आती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन जीतती भी हैं और हुकूमत भी करती है। आप देखिए पिछले 32 सालों से हुकूमत बिहार में चल रही है, जिसमें ये चारों पार्टियां तकरीबन लगी हुई हैं। 90 में लालू जी आए, 1990 में आए, उसके बाद लालू जी के बाद नीतीश जी की सरकार बनी, नीतीश जी की सरकार में बीजेपी आई, और लालू जी की सरकार में राजद के साथ कांग्रेस भी शामिल रही। तो आप कह सकते हैं चारों पार्टियों ने 32 साल तक बिहार पर हुकूमत किया, लेकिन बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है। आज बिहार में मैं 2-3 आंकड़े आपको दूंगा यहाँ पर। आज के ही पेपर में देखिए खबरें छपी हैं कि 45 लाख मनरेगा वर्करों का आता पता नहीं मिल रहा है। जब उनको कहा गया था कि आप इनके जो है आधार से सीड कीजिए, तो ये वर्कर्स, तो ये इसका मतलब कितना बड़ा करप्शन जो है मनरेगा के अंदर हुआ। फिर 2 दिन पहले पेपर में छपा है कि 77,000 टीचरों का जो फोल्डर, हाईकोर्ट ने कहा था कि ये फोल्डर आप जमा कीजिए, तो 77,000 टीचरों का फोल्डर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये सारी बहालियां घपले से हुई हैं, बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं, चाहे वो टीचर कोई बहाली का मामला हो, चाहे मनरेगा के अंदर हो। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत इस वक्त कम हो गया है, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी रहो, चाहे जेडीयू है, चाहे राजद हो या कांग्रेस है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने नोटा को वोट दिया है। जी, एक सवाल और है कि क्या लग रहा है कि आखिर महागठबंधन को कौन से लोग हैं जो जिन्होंने नकार दिया, जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा? महागठबंधन को आप जहाँ तक पूछती हैं, तो माइनॉरिटी ने तकरीबन भरपूर वोट डाला है उनको। उसमें तो उनसे कोई माइनॉरिटी से शिकायत तो रही नहीं है उनको, लेकिन उनके अपने जो वोट बैंक थे, मैं अभी सुन रहा था
एक साहब मैं पप्पू यादव जी को सुन रहा था, वो उन्होंने कहा कि करीब करीब 30% जो है यादवों ने वोट नहीं दिया है गठबंधन को। अब पता नहीं वो आंकड़ा वो कहाँ से लाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 30% यादवों ने वोट नहीं दिया है। उसके अलावा जो है वो उनके अपने जो अगड़ी जातियों के जो वोट थे, अगड़ी जातियों का भी वोट जो है वो गठबंधन को नहीं मिला है। असल में ये जो गठबंधन का एक जो कंट्राडिक्शन है, मैं आपके ज़रिए, आपके मीडिया के ज़रिए बात सामने लाना चाहता हूँ कि इनके अंदर कंट्राडिक्शंस है कि आप EWS के जो रिजर्वेशन का इशू जो आया है 10% का, आप देखेंगे राजद इसका विरोध करती है, लेकिन जदयू और कांग्रेस को समर्थन करती है। तो कम से कम ये तो पहले फैसला कर लें कि ये अगड़ों की सियासत कर रहे हैं या पिछड़ों की सियासत कर रहे हैं। ये खुद जो है क्लियर नहीं है। महागठबंधन इस मामले में खुद कंफ्यूज है और EWS का ये सामने जो एग्जाम्पल उनके सामने मौजूद है। उपचुनाव में दो पार्टियों को कहा जा रहा है वोट कटवा पार्टी कही जा रही है, एक आपकी पार्टी को और एक VIP की पार्टी को। देखिए, वोट कटवा कहना तो ये बड़ी बेवकूफ़ी, ये एक तरह से हम कहते हैं कि वोटर्स का अपमान है, अवमानना है। कोई वोटर्स किसको वोट देता है और हम कहते हैं कि वो वोट कटवा की हैसियत से है, तो वो ये अवमानना है, ये अपमान है वोटर्स का। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि आज ही पेपर में छपा है, आप देख लें कि नीतीश जी की पार्टी जदयू को एक रिकॉर्ड हुआ है गुजरात के अंदर कि उनको एक कैंडिडेट को सिर्फ 30 वोट मिला है। शायद वहाँ के कैंडिडेट्स को जो वोट मिला है उसमें सबसे कम वोट जदयू ने के कैंडिडेट्स को मिला है। तो जदयू क्या करने गई थी वहाँ पर गुजरात में, हमें बताएं। वो उसको हम कहेंगे कि वोट कटवा थी, तो वो वोट कटवा नहीं हुई। या आम आदमी पार्टी जाकर इलेक्शन लड़ रही थी गुजरात में, तो क्या वो वोट नहीं काट रही थी कांग्रेस का? तो हर कोई किसी न किसी के तौर पर जो है सो वोट का ओवरलैपिंग होता है। इसलिए हर कोई अपने आधार क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इलेक्शन लड़ता है। VIP के जो मुकेश सहनी है वो अलग से वो खड़ा हो गया, अगर वो अलग से नहीं खड़ा होते और उन्हें अगर मिलाकर चलती जदयू तो शायद जीत उनकी होती। नहीं, वो तो आप मुकेश सहनी जी को कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्शन क्यों लड़े? वो तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी पार्टी है, वो कोई चैरिटेबल। देखिए, मैं समर्थन की बात कर रही हूँ, जैसे मोकामा और गोपालगंज में वो समर्थन किए थे, अगर कुर्नी में भी अगर वो समर्थन करते तो शायद अब उनकी नीति है, वो पार्टी की नीति, उसमें तो मैं कोई अपने जैसे कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता हूँ। ये उनकी पार्टी है, क्या उनके गठबंधन के साथ या NDA के साथ भी हो रहे हैं, तो वो उनका इस वक्त क्या पोजीशन है, वो ये उसका जवाब वो देंगे। लेकिन ये कहना कि कोई पार्टी जो है वो वोट कटवा है, मैं उसको बड़ा स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट करता हूँ इस पॉइंट को। एक लास्ट सवाल है, अब क्या लग रहा है, क्या वहाँ पर जिस तरह से आपकी ज़मीन उतनी तैयार नहीं दिखी, अब क्या कोई पार्टी में आप जुड़ेंगे, या गठबंधन हो या BJP हो, किसी का समर्थन नहीं? आपको तो पता होना चाहिए है कि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 2020 का इलेक्शन जब हमने लड़ा था तो हमारा गठबंधन था। हमने उपेंद्र कुशवाहा जी के रालोसपा के साथ गठबंधन किया था, हमने बसपा के साथ गठबंधन किया था, और हमने देवेंद्र यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया। तो गठबंधन के साथ तो इलेक्शन हम लड़े थे पिछले दिनों। अब उपेंद्र जी इस वक्त जदयू में चले गए, आपके देवेंद्र जी इस वक्त राजद में चले गए हैं, तो फिर हम नया महाज बनाएंगे, फिर नया कोई गठबंधन तैयार करेंगे। और अगर गठबंधन वाले समझते हैं कि वो वाकई सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भी सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी BJP के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम भी नहीं चाहते कि BJP का शासन आए वापस। तो अगर वो हमें एकोमोडेट कर सकते हैं या हमारे साथ कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हमारी पार्टी कभी भी हमने कभी नहीं कहा है कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि कुर्नी उपचुनाव पे चर्चा हो रही थी कि आखिर किसे कितना वोट मिला, किस पार्टियों को किन लोगों ने नकार दिया, आखिर पूरी चर्चा हुई। क्या कहते हैं आप इस पे, थोड़ा सा विचार कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।